नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम राजस्थान जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 2019 के पेपर में बायोलॉजी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क में क्या है? मानव मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव के मस्तिष्क में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF उसका उत्पादन होता है वो होता है कोराइड प्लेक्सस में। कहाँ होता है? कोराइड प्लेक्सस में। तो मानव के मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का उत्पादन होता है कहाँ? कोराइड प्लेक्सस में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या में दिया हुआ है कि ये ना विभिन्न अंग तथा उनमें उपस्थित विशेष प्रकार की कोशिकाओं के गलत युग्म को चयनित कीजिए। ठीक है, तो गलत कौन कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं एपेंडाइमल सेल कहाँ उपस्थित होती है? ब्रेन में, ये बिल्कुल सही है। पैराइटल सेल कहाँ स्थित होती है? वो होती है स्टोमक में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल होती है, तो पैराफोलिकुलर सेल होती है वो कहाँ होती है? वो होती है थायराइड में उपस्थित होती है। पैराफोलिकुलर सेल कहाँ पर उपस्थित होती है? थायराइड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टेस्टिस, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है थायरोट्रोपस। थायरोट्रोपस जो सेल होती है वो कहाँ स्थित होती है? वो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थायराइड, तो ये दोनों गलत हो गए। तो गलत वाले पूछा है अपन को, गलत कथन का चयन करना है। तो गलत कौन कौन सा हो गया? तीसरा और चौथा, ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? आंतरिक कर्ण का भाग कौन सा नहीं होता है? तो आंतरिक कर्ण का भाग कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या है? आंतरिक कर्ण का भाग है। दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये भी आंतरिक कर्ण का भाग है। नेक्स्ट है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये भी आंतरिक कर्ण का भाग है। जो कोंका ये आंतरिक कर्ण का भाग नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जो कोंका होता है ना वो क्या होता है? आंतरिक कर्ण का भाग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? नेत्र में रोड्स तथा कोन्स कहाँ पर अनुपस्थित होते हैं तथा किसी छवि की पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो रोड्स और कोन्स जो आंख में है ना वो कहाँ पे एब्सेंट होते हैं? वो है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्थान है जहां पर की रोड और कोन्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? तो अगले प्रश्न में बोला क्या है कि मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के किस भाग में होता है? वो होता है एम्पुला में। एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? सिफिलिस जो एक की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है यानी लैंगिक संचारित रोग है, वो किसके द्वारा होता है? तो सिफिलिस किसके द्वारा होता है? सिफिलिस होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा। तो सिफिलिस किसके द्वारा होता है? वो होता है ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि एक पेशी तंतु के निकटवर्ती रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक पेशी तंतु के दो निकटवर्ती जेड रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है सार्कोमियर। ठीक है, तो एक पेशी तंतु है उसके दो निकटवर्ती जेड रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी कहलाती है सार्कोमियर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रोटोजोन जो कुछ कीटों में सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है, ऐसा प्रोटोजुआ जो कि कुछ जीवों में पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन करता है, उनमें वो कौन सा प्रोटोजुआ है? वो है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा कुछ जीवों में पाया जाता है और क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्न में से कौन से डीएनए अणु में क्या है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है। तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है जेड डीएनए में। तो जेड डीएनए में क्या पाया जाता है? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जेड डीएनए। नेक्स्ट, तो अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? स्नैपड्रैगन में F2PD में लाल, गुलाबी तथा सफेद रंग के फूलों का अनुपात क्या है? 1:2:1 है। यह किस बात को दर्शाता है? तो यह किस बात को दर्शाता है? यह दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविता को। क्या दर्शाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है यह कि 1:2:1 जो अनुपात है ये किसको दर्शाएगा? अपूर्ण प्रभाविता को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। What are the ring structure called there? तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक जो रिंग है, एक रिंग वाले जो यौगिक है वो कौन कौन से है? तो अपन को ये याद रखना है कि नाइट्रोजन बेस है वो प्यूरिन होते हैं ना, प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। और प्यूरिन में कितनी रिंग होती है? 2 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जबकि पिरिमिडिन होता है, पिरिमिडिन जो पिरिमिडिन होता है वो क्या होता है? वो कौन से होते हैं? यूरेसिल, साइटोसिन, ठीक है, और ग्वानिन। साइटोसिन और थाइमिन ये क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन ये तीनों क्या होते हैं? पिरिमिडिन होते हैं। और इनमें कितनी होती है रिंग? इनमें एक रिंग होती है। तो इस हिसाब से अपन को बताना है कि एक रिंग वाले यौगिक कौन कौन से हैं। तो
जो पिरिमिडिन होंगे, ठीक है, तो पिरिमिडिन होते हैं एक रिंग वाले, और पिरिमिडिन कौन से है, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है, तो थाइमिन और साइटोसिन इसमें आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि टीआरएनए किसके द्वारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की पहचान करता है। तो टीआरएनए किसके द्वारा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की पहचान करता है, वो है डीएचयू लूप के द्वारा। डीएचयू लूप के द्वारा जो टीआरएनए है वो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की पहचान करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में होता है 45 गुणसूत्र, 45 गुणसूत्र होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 44 + 100। तो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र होते हैं 45। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है वो देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि एक जेनेटिक कोड द्वारा विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोडित किया जाता है, अनुवांशिक कोड के इस विशिष्ट लक्षण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक जेनेटिक कोड है वो एक विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये लक्षण क्या कहलाता है, ये लक्षण कहलाता है नॉन एम्बिगुअस। ठीक है, तो नॉन एम्बिगुअस यानी ये वाला लक्षण क्या कहलाता है, नॉन एम्बिगुअस लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, cDNA लाइब्रेरी है उसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो cDNA लाइब्रेरी के निर्माण में किसे क्या क्या बनता है, cDNA बनता है, और cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का निर्माण किससे होता है, mRNA से। तो cDNA लाइब्रेरी में किसका निर्माण किया जाता है, mRNA का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पॉलीटिनी या लार ग्रंथि गुणसूत्र किस गण के कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। तो पॉलीटिनी गुणसूत्र है वो कौन से ऑर्डर के कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर है उसके कीटों की लार ग्रंथियों में कौन से पाए जाते हैं, पॉलीटिनी या लार ग्रंथि गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रभावी फिनोटाइप प्रकट करने वाले जीव का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए उसका संकरण समयुग्मजी अप्रभावी सदस्य के साथ कराया जाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो किसके साथ संकरण कराया जाता है, समयुग्मजी अप्रभावी। ठीक है, समयुग्मजी अप्रभावी यानी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, वही क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, किस अधिकरण में जीवित तथा न उड़ने वाले पक्षियों को शामिल किया जाता है। तो जीवित तथा न उड़ने वाले पक्षियों को शामिल किसमें किया जाता है, वो किया जाता है रैटिटी। रैटिटी ऑर्डर है उसमें क्या है, जीवित तथा न उड़ने वाले पक्षियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में बोला गया है, हाथी पांव यानी एलिफेंटेसिस रोग किसके कारण होता है। तो हाथी पांव रोग होता है वो होता है वुचेरेरिया ब्रैंकअपटाई, जो कि एक निमेटोड है, उसके कारण होता है हाथी पांव रोग। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स के लक्षण दिए गए, उसमें से बोला गया है कि कौन सा सही है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, यह रेप्टिलिया तथा पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इसमें अग्रपाद पूरी तरह से पंखों में विभेदित हो जाते हैं, पूरी तरह से पंखों में विभेदित नहीं होते हैं, इसके अग्रपाद पूरी तरह से पंखों में विभेदित नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, इसके पूंछ में फ्री, तो इसमें अगला दिया गया है, इसके पूंछ में फ्री कॉर्डल वर्टिब्री तथा पाइगो स्टाइल पाए जाते हैं, तो इसके पाए नहीं जाते, ये एब्सेंट होता है, तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही केवल कौन सा है, पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुर्गी पालन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पक्षियों को शामिल किया जाता है। तो मुर्गी पालन में मुर्गी तो होती है, मुर्गी के अलावा कौन कौन से होता है, टर्की भी को भी पाला जाता है, गीज को भी पाला जाता है, बतख को भी पाला जाता है। तो मुर्गी पालन में कौन कौन से पक्षी आ गए, टर्की, गीज, बतख, ये सभी कौन से पालन में आ गए, मुर्गी पालन में आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, चारों को मुर्गी पालन में पाला जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लार्वा जो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऐसा लार्वा जो कि इकाइनोडर्मेटा से संबंधित नहीं, तो इसमें बोला गया है लार्वा जो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ब्रैंकियोलेरिया इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है, ऑफियोप्लूटियस ये भी इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है, बाइपिनेरिया ये भी इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है, जबकि जो टॉर्नेरिया है वो हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है। किसमें, हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है टॉर्नेरिया लार्वा। तो ये टॉर्नेरिया लार्वा है, इकाइनोडर्मेटा से संबंधित नहीं है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है,
निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के जंतु समतापीय है? होम्योथर्मस है। ठीक है, तो होम्योथर्मस में कौन कौन से आते हैं? एक तो आ जाते हैं मैमल्स और दूसरे को क्या कौन आ जाता है? बर्ड्स। ये दोनों क्या आते हैं? होम्योथर्मस में। और इसके अलावा जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और फिश, ये सब क्या होते हैं? पोइकिलोथर्मस। ठीक है, तो होम्योथर्म में अपन को बताने, तो इसमें से देखना है अपन को मैमल्स और बर्ड्स कौन कौन से है, वो होगा आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मगरमच्छ, ये तो क्या आ गया? रेप्टाइल्स हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं वेल, कबूतर और चमगादड़। हाँ, ये क्या है? वेल क्या है? मैमल्स है। ठीक है, कबूतर ये क्या? एविज है। और चमगादड़ ये क्या है? मैमल्स है। तो ऑप्शन होगा सेकंड सही होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं समुद्री घोड़ा नहीं, डॉग फिश नहीं, कैट फिश नहीं, ये तो क्या है? फिश है। नेक्स्ट है सैलामेंडर, ये क्या हो गया? एम्फीबिया हो गया। वहल, चमगादड़, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वे प्राणी जो विशिष्ट रूप से समुद्री जल में वास करते हैं तथा उन्हें उनमें जल संवहन तंत्र तथा अरीय समिति पाई जाती है, उनको किस में रखा जाता है? उनको रखा जाता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या मेन कैरेक्टर है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लार में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो लार में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? लार में लाइसोजाइम उपस्थित होता है, आईजीए उपस्थित होता है, लैक्टोफेरिन भी होता है और टाइलिन, ये चारों पाए जाते हैं लार में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न में देखते हैं, एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान जो क्या है? इंस्पिरेशन तथा एक्सपीरेशन के समय वायु के आयतन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, तो वायु का आयतन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है टाइडल वॉल्यूम के द्वारा। ठीक है, तो एक सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का जो वो आयतन है, वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है टाइडल वॉल्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा सेट जलीय घुलनशील विटामिन का नहीं है? ठीक है, तो जलीय घुलनशील विटामिन नहीं है, मतलब में वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अपन को बताना है कि इसमें से वसा घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, वो बताना है। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। तो वसा घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। डी को बोला जाता है कैल्सिफिरॉल। ई को बोला जाता है टोकोफिरॉल और के को बोला जाता है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, तो ये होते हैं, ए को रेटिनॉल, डी को कैल्सिफिरॉल, ई को होता है टोकोफिरॉल और के को होता है नेप्थोक्विनोन। ठीक है, तो इनमें से चारों में से कोई होगा तो वो होगा वसा घुलनशील या जल में अघुलनशील। ठीक है, ठीक, तो ये देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इसमें तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है नियासिन, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ये भी नहीं है। और फोर्थ में क्या है? टोकोफिरॉल और रेटिनॉल तो विटामिन ए हो गया और टोकोफिरॉल हो गया विटामिन ई। ठीक है, तो ये होगा आंसर, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चीफ सेल एंड पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक सीक्रेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चीफ सेल तो किसका सीक्रेशन करती है? वो करती है प्रो एंजाइम का। और जबकि पेराइटल सेल है वो HCl का सीक्रेशन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले हीम के निर्माण को आरंभ करने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो हीम के जो निर्माण को प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए होते हैं? तो हीम के जो निर्माण को प्रारंभ करने के लिए चाहिए होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन। ठीक है, एक तो हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और दूसरा ग्लाइसिन, ये दोनों चाहिए होते हैं हीम के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट आर द नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट क्या होती है? तो अपरिपक्व क्या होती है? आरबीसी। अपरिपक्व आरबीसी क्या कहलाती है? नॉर्मोब्लास्ट कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगले प्रश्न में हम देखते हैं, मानव हृदय में एक अंडाकार गर्त जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं, वो किसके मध्य उपस्थित होता है? तो फोसा ओवेलिस होता है वो किसके बीच में उपस्थित होता है? वो है राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में उपस्थित होता है फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस किसके बीच में उपस्थित होता है? राइट एट्रियम तथा लेफ्ट एट्रियम के बीच में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा में बीटा ग्लोब्यूलिन्स, ट्रांसफेरिन, इरिथ्रोपोइटिन निम्न में से किसके उदाहरण है? तो बीटा ग्लोब्यूलिन, ट्रांसफेरिन, इरिथ्रोपोइटिन, ये सब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ये सब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में हम देखते हैं, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य
रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे मिलित है? ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी, ये दोनों किससे संबंधित है? ये संबंधित है हेपेरिन से। ठीक है, तो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी ये दोनों किससे संबंधित है? ये संबंधित है हेपेरिन से। अगले प्रश्न में हम देखते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह की अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की जो अल्फा और बीटा सेल्स है वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? तो अल्फा सेल तो है कौन सा हार्मोन? अल्फा सेल करती है ग्लूकागोन, ठीक है, और बीटा सेल करती है इंसुलिन। तो अल्फा सेल तो करती है ग्लूकागोन हार्मोन को स्रावित, और जबकि बीटा सेल करती है वो करती है कौन से हार्मोन को स्रावित करती है? वो है इंसुलिन सेल को, इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं पंपास ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है? तो पंपास ग्रासलैंड पाया जाता है साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है पंपास ग्रासलैंड। अगले प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पादप को इथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? तो इथेनॉल के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है किससे? गन्ने को। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन वो किसका एग्जाम्पल है उसके बारे में देखते हैं। माइकोराइजा क्या है? ठीक है, तो माइकोराइजा क्या है? एक प्रकार का, इसमें से क्या होगा? इसमें से होगा म्यूचुअलिज्म। क्या है? म्यूचुअलिज्म है। अगला प्रश्न हम देखते हैं एग्रोबैक्टीरियम से कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम से कौन सा प्राप्त होता है? वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम से। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला गया है। अगले प्रश्न में बोला गया है एक पूर्ण सख्त कोशिका होती है, ठीक है, तो एक टोटीपोटेंट सेल क्या होती है? तो टोटीपोटेंट सेल होती है जिससे कि पूर्ण जीव का विकास करने में सक्षम जो कोशिका होती है वही क्या कहलाती है? टोटीपोटेंट सेल। ऐसी सेल जिससे कि पूरे जीव का विकास हो जाता है वो कहलाती है टोटीपोटेंट सेल। अगला हम देखते हैं कोस्मिड आर प्लाज्मिड वेक्टर दैट कंटेन कोसाइड फ्रॉम, ठीक है, तो कोस्मिड होते हैं ना वो क्या किससे बने होते हैं? एक तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में किसकी कॉस साइड डाल दी जाती है? वो है लैम्डा बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, तो प्लाज्मिड है इसमें ना जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज की कॉस साइड को डाल करके क्या बना दिया जाता है? कॉस्मिड बना दिया जाता है। तो यही पूछा गया कि जो कॉस्मिड है उसमें कॉस साइड किसकी होती है? वो होती है लैम्डा बैक्टीरियोफेज की। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रोजी, रोजी क्या है? रोजी की एक है ट्रांसजेनिक गाय है। ठीक है, तो रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय है। इसके दूध में क्या है? अल्फा लैक्टोअल्बुमिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो रोजी क्या है? एक ट्रांसजेनिक गाय। अगला प्रश्न हम देखते हैं केसर, केसर किससे प्राप्त होती है? तो केसर है ना जो जो फूल होते हैं उसकी किसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र से प्राप्त होती है, स्टिग्मा से प्राप्त होती है केसर। ठीक है, इसीलिए बहुत महंगी होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलन किट इज एन ऑयली लेयर फाउंड ऑन द मैच्योर पोलन ग्रेन्स ऑफ, ठीक है, तो पोलन किट होती है वो कौन सी पादपों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कीट परागित पादप होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है? पोलन कीट, ताकि वो कीटों से आसानी से चिपक सके उसके पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? कीट परागित पादपों में पाया जाता है पोलन कीट। अगला प्रश्न हम देखते हैं इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन इज, ठीक है, तो वायु प्रदूषण का इसमें से सूचक कौन सा है? वो है लाइकेन। लाइकेन किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। ठीक है, और उसमें से भी पूछा जाए कि SO2 का सूचक है वायु लाइकेन। अगले प्रश्न में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन निपाह वायरस का रोग वाहक है? तो निपाह वायरस का जो रोग वाहक कौन है? वो है फ्रूट बैट। फ्रूट बैट होती है वो क्या है? निपाह वायरस का रोग वाहक है। अगले प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट क्या है? हेटेरोस्पोरस है। ठीक है, तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का अपन को क्या याद रखना है? सिम। ठीक है, सिम। सिम में क्या आ गया? सिलेजिनिला, आइसोइटिस और मार्सिलिया। ठीक है, तो इसमें से क्या है? ये आ गया सिलेजिनिला। सिलेजिनिला क्या है? एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। तो सिलेजिनिला, आइसोइटिस और मार्सिलिया ये तीन याद रखने हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के बारे में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? प्लाज्मिड नेचुरली रूप से किसमें उपस्थित होता है? तो प्लाज्मिड नेचुरली उपस्थित होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में उपस्थित होता है प्लाज्मिड नेचुरली। अगले प्रश्न में बोला गया है कि जब जंतु पादपों को खाते हैं तो कितनी ऊर्जा पशु मांस में स्थिर होती है? तो एक लेवल से दूसरे लेवल में कितनी ऊर्जा जाती है? 10%। इसका आंसर होगा 10%। अगला प्रश्न है कि कारा, कारा का सामान्य नाम क्या है? तो कारा का सामान्य नाम क्या है? स्टोन वर्ट। कारा को क्या भी कहा जाता है? स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। कारा क्या है? ग्रीन एल्गी है और इसे क्या कहा जाता है? कॉमन भाषा में स्टोन वर्ट कहा जाता है।
आगे हम देखते हैं ब्रायोफाइटा में जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड। ब्रायोफाइटा के जो मेल गैमेट होता है उसमें कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस टाइप से 2 बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। यदि अपन को पूछ लिया जाए एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है 3n। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है n, और जबकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो होता है 3n। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया कि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट में विभाजित होती है। पूरा प्याला भरने में 1 घंटा लगता है और आधा प्याला भरने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेंगे 59 मिनट, क्योंकि ये हर एक मिनट में विभाजित हो रही है। ठीक है, तो 60 मिनट में क्या हो जाता है, पूरा प्याला भर जाता है। तो आधा प्याला भरने में कितना होगा, वो होगा 59 मिनट। 59 मिनट में आधा प्याला भरेगा, फिर अगले में विभाजित होकर के तो ये पूरा का पूरा प्याला भर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 59 मिनट। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देखते हैं वह अवधि जिसमें विषाणु वाहक में प्रभावी सांद्रता निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऐसी अवधि जिसमें कि वायरस होता है वो वाहक में अपनी सांद्रता को बढ़ाता है, वो क्या कहलाती है अवधि, वो कहलाती है लेटेंट पीरियड। क्या कहलाती है, लेटेंट पीरियड होती है जिसमें कि जो वायरस होता है वो वाहक में अपनी सांद्रता को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा जल के खराब नहीं होने का कारण क्या है, वो है बैक्टीरियोफेज। किसके कारण से खराब नहीं होता, वो होता है बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल खराब नहीं होता है। अगले प्रश्न में देखते हैं निम्न में से किस पादप के बीज जौहरी द्वारा तोलने में काम में लिए जाते थे। पुराने समय में कौन से बीज है जौहरी द्वारा तोलने में काम में लिए जाते थे, सोना चांदी तोलने में काम में लिए जाते थे, वो है एब्रस प्रिकेटोरियस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, चिरमी। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा लाल काले रंग का एक बीज होता है। ठीक है, वो क्या होता है, चिरमी, उसे कहते हैं एब्रस प्रिकेटोरियस। वो पुराने टाइम में सोना चांदी तोलने में काम में लिए जाते थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हिस्टोजन सिद्धांत। हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया था, तो हिस्टोजन सिद्धांत दिया था हैंस्टीन ने। किसने हिस्टोजन सिद्धांत दिया था, हैंस्टीन ने दिया था हिस्टोजन सिद्धांत। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हिस्टोजन सिद्धांत किसने दिया था, हैंस्टीन ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न पौधों में से कौन सा मनिका में मूल धारण करता है। ठीक है, तो मोनिलीफॉर्म जो रूट है वो किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है मोमोर्डिका। ठीक है, मोमोर्डिका होती है उसमें मोनिलीफॉर्म रूट पाई जाती है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं अदरक में भूमिगत स्तंभ होता है। ठीक है, अदरक में कौन सा जो अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, वो पाया जाता है राइजोम। ठीक है, अदरक में कौन सा जो भूमिगत तना पाया जाता है, वो पाया जाता है राइजोम पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं कि ग्रंथिल मूल जो कि शीर्षस्थ भाग पर जाकर एकाएक फूल जाती है, उसका उदाहरण कौन सा है। तो ऐसी जो ग्रंथिल मूल होती है या नोडुलोस रूट होती है वो किसमें पाई जाती है, वो पाई जाती है आमा हल्दी में। किसमें पाई जाती है, आमा हल्दी होती है उसमें पाई जाती है ग्रंथिल मूल। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है कि जो सीड हैबिटेट है, सीड हैबिटेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो सीड हैबिटेट का ओरिजिन हुआ है, वो हुआ है सीड हैबिटेट का जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सिलेजिनेला जो कि क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। सिलेजिनेला जो टेरिडोफाइट है उससे क्या है, सीड हैबिटेट का ओरिजिन हुआ है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सीड पाए किस में जाता है, तो सीड पाए जाते हैं जिम्नो प्लस एंजियो, इन दोनों में तो सीड पाए जाते हैं। लेकिन जो सीड हैबिटेट का जो ओरिजिन हुआ था ना, वो किससे हुआ था, सिलेजिनेला जो कि एक टेरिडोफाइट है, उससे सीड हैबिटेट का ओरिजिन हुआ था। और जबकि सीड पाए किस में जाते हैं, वो पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अगले प्रश्न में हम देखते हैं जल संवर्णी पादप जिसमें केवल ट्रैकिड्स, क्या है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो ऐसे वेस्कुलर प्लांट जिसमें कि क्या केवल क्या पाया जाता है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, तो ब्रायोफाइट है उसमें क्या वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। उसके बाद से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी क्या है, वेस्कुलर प्लांट है। इनमें क्या वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। उसमें से जो कि है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इसमें तो केवल क्या पाया जाता है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। और जबकि जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें ट्रैकिड्स प्लस वेसल्स ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। तो इसमें ये बोल रहा है कि केवल ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं, तो केवल ट्रैकिड्स पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ ऑप्शन में क्या शिप क्या दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म, तो क्या होगा इसका आंसर सी।
अगला हम देखते हैं जो छाल है, छाल के लिए जो टेक्निकल टर्म क्या यूज किया जाता है। तो छाल के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज किया जाता है वो क्या है, राइटिडोम। छाल को क्या कहा जाता है तकनीकी भाषा में, राइटिडोम। आगे हम देखते हैं जब हम आलू की त्वचा को छीलते हैं, आलू के जो छिलके हैं उसे उतारते हैं, तो हम क्या हटाते हैं, तो हम हटाते हैं पेरिडर्म। क्या है, जो आलू की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, पेरिडर्म होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है नेक्स्ट है कि जो एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण कौन करता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, उसका निर्माण कौन करता है, तो उस वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करता है, वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट हम देखते हैं सकुलेंट स्टोमेटा। सकुलेंट स्टोमेटा कब ओपन होता है, तो सकुलेंट स्टोमेटा ओपन होता है रात में, रात में ओपन होता है सकुलेंट स्टोमेटा। नेक्स्ट हम देख अगले प्रश्न में हम देखते हैं क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है। तो क्रेब साइकिल कहाँ होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है विसरण दाब न्यूनता निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यानी डीपीडी, डीपीडी है वो कि उसका फॉर्मूला क्या है पूछा गया है। तो डीपीडी का फॉर्मूला होता है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और टीपी का मतलब होता है टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। तो डीपीडी को अपन कैसे याद रख सकते हैं कि है डीपीडी क्या होता है, जल की मांग। ठीक है, तो डीपीडी होता है जल की मांग, तो जहां जल की मांग ज्यादा होती है तो पानी वहां की ओर जाएगा। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि पानी कम डीपी का, दो डीपीडी के मान दे रखे हैं, ठीक है, मान लो एक 5 है और एक 10 है, तो पानी कहां से कहां की ओर जाएगा ऐसे पूछ लो मान लो। तो डीपीडी है कहां से कहां की ओर जाता है, वो है कम से ज्यादा की ओर जाता है। ठीक है, तो जहां जल की मांग ज्यादा होगी, ठीक है, यानी डीपीडी ज्यादा होगा वहां पानी जाएगा, तो इधर से इधर जाएगा। ठीक है, डीपीडी क्या होता है, जल की मांग, तो जहां जल की मांग ज्यादा है पानी वहां जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।